कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो हमने कैश फ्लो स्टेटमेंट में कुछ बेसिक्स पढ़ लिए हैं और उम्मीद करते हैं कि तुम्हें लास्ट क्लास वाला कुछ पोर्शन ध्यान होगा। अच्छा जरा बताओ, लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था? सर एक तो हमने पढ़ा था कि कैश फ्लो स्टेटमेंट बहुत ही आसान होती है। ओह वेरी गुड। और सर इसमें क्या होता है? सारे कैश फ्लोज को दिखाना होता है। 3 हेडिंग बना लो, एक ऑपरेटिंग है, एक इन्वेस्टिंग है और एक फाइनेंसिंग है। ओहो सर, जो ऑपरेटिंग होती है ना उसे बनाने के 2 तरीके हैं, मगर हम ज्यादातर ना इनडायरेक्ट मेथड को फॉलो करते हैं। तो हम इनडायरेक्ट मेथड को हम लोगों ने सीखा था। ओहो सर, इस इनडायरेक्ट मेथड की खूबी यह है कि ये कहता है कि नेट प्रॉफिट लेके आपने स्टार्ट करना है। अच्छा जी, लेकिन सर क्वेश्चन के अंदर P&L दिया नहीं होता, तो हम बैलेंस शीट पकड़ते हैं और बैलेंस शीट से पहले हम प्रॉफिट को ढूंढते हैं। ये एक्स्ट्रा काम करना पड़ जाता है। सर अगर क्वेश्चन में P&L दे दिया जाए तो हम ये काम करने से बच जाएंगे। तो बैलेंस शीट दी होती है, इसीलिए हम P&L बैलेंस का डिफरेंस लेते हैं और उसमें ये जो एप्रोप्रिएशंस हमने की हैं ये सब हम ऐड बैक करते हैं। ट्रांसफर टू रिजर्व है, डिविडेंड है, और कोई प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ शेयर्स है, प्रोविजन फॉर टैक्स है, कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपेंसेस हैं, इन सबको ऐड करते हैं। रिफंड ऑफ टैक्स और एक्स्ट्राऑर्डिनरी इनकम को हम माइनस करते हैं, तो ये आ जाता है प्रॉफिट बिफोर टैक्स, जिससे हम स्टार्ट करते हैं। सर अगर P&L दिया हो किसी क्वेश्चन में तो हमारा काम आसान हो जाएगा, सीधा ये फिगर मिल जाएगी। पर हम एक तरीका सीख लेते हैं जिससे हम हमेशा काम कर पाए। ठीक है, तो इनमें से मैंने आपको बता दिया था कि प्रॉफिट में एक तो ट्रांसफर टू रिजर्व ऐड कर देना, एक डिविडेंड ऐड कर देना, एक प्रोविजन फॉर टैक्स ऐड कर देना। ये 3 चीजें मैंने आपको बता दी थी। ठीक है, बाकी बातें जब समय आएगा तब हम बात करेंगे। ठीक है, जैसे ये कोई एप्रोप्रिएशन के आइटम नहीं है, ये कैश फ्लो की वजह से मुझे एडजस्टमेंट करनी पड़ रही है एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम की। इसके बारे में मैं आपके साथ एक क्वेश्चन में बात करूंगा जिसमें वॉलेंटरी सेपरेशन पेमेंट या वॉलेंटरी रिटायरमेंट स्कीम की बात आएगी। तो हम पढ़ रहे थे कि सर इनडायरेक्ट मेथड लो, नेट प्रॉफिट लो, और ये जो पार्ट है ना, ये पार्ट को करने से हमारा प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद इसमें से कुछ प्लस माइनस की आइटम्स हैं, वो प्लस माइनस की आइटम्स धीरे धीरे मैं आपके साथ डिस्कस करता रहूंगा। उसके बाद हमारे सर करंट एसेट करंट लायबिलिटीज के चेंजेस होते हैं और फिर हम टैक्स पेड माइनस कर देते हैं और हमारा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज आ जाता है। ठीक है, ये हमने बात समझ ली थी। खैर बाकी बातें भी हम करते रहेंगे। फॉर्मेट आपके सामने हमने दिया हुआ है, आपके पास जो भी बुक होगी उन्होंने भी दिया हुआ होगा, तो फॉर्मेट को लेकर कोई टेंशन नहीं है, सिंपल है। ये बताइए कि लास्ट क्लास में आपने वर्किंग नोट का कौन कौन सा अकाउंट मेरे साथ सीख लिया था? सर लास्ट क्लास में सिर्फ हमने प्रोविजन फॉर टैक्स सीखा था, है ना? तो हमने आपको प्रोविजन फॉर टैक्स की एडजस्टमेंट बता दी थी, तो आज मैं प्रोविजन फॉर टैक्स के साथ स्टार्टिंग करता हूं। अब बात यह है कि हम CFS तो बनाएंगे, लेकिन CFS बनाने के लिए हमें कुछ वर्किंग नोट्स या हमें कुछ एडिशनल अकाउंट्स बनाने पड़ेंगे वर्किंग नोट्स में। अब बच्चा पूछता है सर कौन कौन से अकाउंट बनाऊं? तो बेटे ऐसे 2-3 तो ऐसे बेसिक अकाउंट हैं जो हर क्वेश्चन में आएंगे, और बाकी हम कौन से बनाएंगे ये क्वेश्चन की एडजस्टमेंट के ऊपर डिपेंड करेगा। पहले हम बेसिक अकाउंट की बात कर लेते हैं। एक तो हर एक क्वेश्चन में एग्जामिनर चाहता है कि गगन सर बच्चे बनाए प्रोविजन फॉर टैक्स का अकाउंट। तो पहला कंसेप्ट है कि हम सीखें कि सर प्रोविजन फॉर टैक्स का अकाउंट कैसे बनता है। क्या तुमने लिखना शुरू कर दिया? सर ये लास्ट क्लास में लिखा हुआ था, अगर ना लिखें तो चलेगा, वो आपकी मर्जी है। प्रोविजन फॉर टैक्स हम पहले लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, ये लायबिलिटी होती है।
किसी भी अकाउंट को बनाने से पहले मैं चेक करता हूं ये एसेट है, लायबिलिटी है, कैपिटल है, क्या है। क्यों? क्योंकि इससे मुझे पता लग जाता है कि इसका ओपनिंग बैलेंस कहां लिखना है, इससे पता लग जाएगा इसका क्लोजिंग बैलेंस ऑपोजिट साइड पे लिखना है। अब इनमें दो बातें होती हैं, एक तो यहां पर होता है बाय स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल, इसे हम बोलते हैं प्रोविजन मेड, या हम इसे बोलते हैं टैक्स प्रोवाइडेड। ठीक है, दोनों में से कोई भी बात लिखी हो तो ये प्रोविजन मेड हो जाता है। और यहां पर हम दिखाते हैं टू बैंक टैक्स पेड। सर क्या सभी कुछ क्वेश्चन में दिया हुआ होता है? नहीं बेटे, क्वेश्चन में या तो टैक्स पेड दिया होगा, क्वेश्चन में या तो टैक्स पेड दिया होगा, तो फिर ये हमारी बन जाती है बैलेंसिंग फिगर। और अगर प्रोविजन मेड दिया हुआ है तो ये हमारी बन जाती है बैलेंसिंग फिगर, यानी इन दोनों में से कोई एक आइटम हमें दी हुई होती है। ठीक है, तो यहां पर हमने लिखा कि आपको जो अकाउंट बनाना है वो ये ऐसे बनाना है। अच्छा जी सर, इसका ट्रीटमेंट क्या होता है? ये जो होता है ना, ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी में माइनस हो जाता है और ये हमारा ऑपरेटिंग एक्टिविटी में प्लस हो जाता है, जिसकी वजह से हम निकालते हैं अपना प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ठीक है, और सर अगर क्वेश्चन के अंदर हमें ना तो प्रोविजन की फिगर दी हो ना टैक्स पेड की फिगर दी हो, तो एक अकाउंट में एक बैलेंसिंग फिगर तो आ सकती है पर दो नहीं आ सकती, तो उस केस में हम ओपनिंग वाले को टैक्स पेड मान लेंगे और क्लोजिंग वाले को प्रोविजन मेड मान लेंगे। जब क्वेश्चन आएगा तो बता देंगे, ये हमने या नोट पे भी शायद लिख करके दिया हुआ है। ठीक है सर, एक बात तो हमने ये सीख ली थी। दूसरा, पुराने जमाने में हम प्रपोज्ड डिविडेंड का अकाउंट बनाया करते थे पुराने जमाने में। अब हमें प्रपोज्ड डिविडेंड का कोई अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो अब हम लोग दूसरी एडजस्टमेंट सीखते हैं डिविडेंड पेड की। तो आपको डिविडेंड ना दो तरीके से दिया हुआ हो सकता है। एक तो दिया हो सकता है प्रपोज्ड डिविडेंड और एक दिया हो सकता है डिविडेंड पेड। डिविडेंड पेड इंटरिम भी हो सकता है और फाइनल भी हो सकता है। इसका ट्रीटमेंट ये होता है कि हम इसे ऑपरेटिंग एक्टिविटी में प्लस कर देते हैं जब हम प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालते हैं, और दूसरा क्योंकि डिविडेंड हमारा शेयर्स पे दिया जाता है तो ये हमारी फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट है, तो हम इसे आउटफ्लो दिखा देते हैं फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। तो डिविडेंड पेड में कहीं कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत आएगी आपको कहां पर? प्रपोज डिविडेंड के। प्रपोज डिविडेंड अब हमारे लिए क्या बन गया है? अब ये हमारे लिए लाइबिलिटी में से हटा दिया गया है। यानी पहले किसी जमाने में प्रपोज डिविडेंड लाइबिलिटी में हुआ करता था, पर अब ये लाइबिलिटी का पार्ट नहीं है। इसका मतलब ये आपको बैलेंस शीट में कभी भी देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन ये आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन में ये देखने को मिल सकता है। प्रपोज डिविडेंड हो सकता है आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन में देखने को मिल जाए, जब आएगा तब मैं समझाऊंगा। लेकिन इसके लिए क्या होगा, एक होता है हमारा प्रीवियस ईयर और एक होता है हमारा करंट ईयर। मान लीजिए मेरा करंट ईयर चल रहा है 22-23 और मेरा प्रीवियस ईयर था 21-22, और क्वेश्चन कह रहा है प्रपोज्ड डिविडेंड था लास्ट ईयर का 2 लाख, करंट ईयर का 3 लाख। ये कहां लिखा है? एडिशनल इंफॉर्मेशन में लिखा हुआ हो सकता है। तो जब भी प्रपोज डिविडेंड लिखा हुआ हो तो हमेशा कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का जो भी चैप्टर आप बनाओगे, आपने याद रखना है कि करंट ईयर को तो आपने कर देना है इग्नोर, करंट ईयर को आपने इग्नोर कर देना है, और जो प्रीवियस ईयर का प्रपोज डिविडेंड है उसे आपने डिविडेंड पेड मान के ट्रीट कर लेना है। ठीक है,
लिख भी लेते हैं। चलिए ऐसा करते हैं, इसको 2 लाइनों को लिख लेते हैं, कहीं आपको तंग ना करे ये। तो यहां लिख लीजिए, सिंपल वर्ड में ये लिखना है कि प्रपोज डिविडेंड इफ गिवन इन एडिशनल इंफॉर्मेशन, देन क्या करेंगे, इग्नोर करंट ईयर प्रपोज्ड डिविडेंड। करंट ईयर का प्रपोज्ड डिविडेंड इग्नोर करेंगे और एंड लास्ट ईयर प्रपोज्ड डिविडेंड is treated as current year dividend paid। और इसके आपको 2 ट्रीटमेंट करने हैं, एक बार ऑपरेटिंग एक्टिविटी में प्लस और एक बार फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आउटफ्लो। तो हमने प्रोविजन फॉर टैक्स हर क्वेश्चन में हमें मिलेगा, उसके बाद में डिविडेंड ये भी हमने कवर कर लिया, और थर्ड आता है मेरे पास एसेट अकाउंट और इन्वेस्टमेंट अकाउंट। तो पहले मैं क्या करता हूं, पहले मैं इन्वेस्टमेंट अकाउंट लिख दूं, क्योंकि इन्वेस्टमेंट अकाउंट सिंपल है इसलिए मैं पहले लिख देता हूं। इन्वेस्टमेंट क्या होते हैं, एसेट्स होते हैं। एसेट्स का बैलेंस डेबिट में आता है, तो यहां लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन ओपनिंग, यहां लिखेंगे बाय बैलेंस कैरिड डाउन क्लोजिंग। सर इन्वेस्टमेंट को परचेज किया, तो यहां लिखेंगे टू बैंक परचेज, और यहां लिखेंगे बाय बैंक प्री एक्विजिशन डिविडेंड। ठीक है, कभी प्री एक्विजिशन डिविडेंड आएगा तो मैं क्वेश्चन के साथ समझाऊंगा। प्री एक्विजिशन डिविडेंड एक आपके लिए नई बात हो सकती है। उसके बाद यहां लिखेंगे बाय बैंक सेल, और सेल की वजह से या तो प्रॉफिट आएगा या लॉस आएगा, तो यहां लिखेंगे बाय P&L। अगर लॉस हो जाता है सेल की वजह से तो यहां, और यहां लिखेंगे टू P&L प्रॉफिट ऑन सेल। ठीक है, अब इसमें देखिए जब आप इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनाओगे तो ओपनिंग बैलेंस में कोई कैश फ्लो नहीं है, क्लोजिंग बैलेंस में कोई कैश फ्लो नहीं है, ये आपका जाएगा माइनस ऑफ इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी। आपने इन्वेस्टमेंट परचेज की और कैश में परचेज की है तो आपका आउटफ्लो है। ठीक है, ये P&L प्रॉफिट ऑन सेल, ये आपका जाएगा माइनस इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी। इसके रिगार्डिंग एक नोट लिख लेना आप, if profit on sale of investment is, ऐसा छोड़ो, ऐसा नहीं, ऐसा लिखते हैं, मैंने क्या लिखा, टू P&L ऑब्लिग कैपिटल रिजर्व। तो यानी कि प्रॉफिट, क्वेश्चन कई बार कहेगा कि प्रॉफिट मैंने P&L में भेजा है, और कई बार कहेगा कि प्रॉफिट मैंने कैपिटल रिजर्व में भेजा है। इसलिए मैंने लिखा P&L और कैपिटल रिजर्व दोनों लिखे। क्वेश्चन में चेक करना कहां भेजा है। अगर P&L में जाएगा तो माइनस हो जाएगा ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। अगर सर कैपिटल रिजर्व में भेजा होगा तो मैं इसे इग्नोर करूंगा।
ऑपरेटिंग एक्टिविटी में इग्नोर कर दूंगा। यानी कि बच्चों ने ये नहीं रट लेना कि सर प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट हमेशा हमेशा हमारी उसमें लेस होता है, ऐसा नहीं है। अगर मैं यहां पर आपको दिखाऊं तो ये जो फॉर्मेट जब आप पढ़ते हैं तो यहां पर आपने देखो लिखा है कि प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स हो तो लेस कर दो, अगर ये इन्वेस्टमेंट पर प्रॉफिट हुआ हो सेल पर लेस कर दो, यही तो लिखा है। यहां पर आपने समझना है इफ क्रेडिटेड टू P&L, अगर क्वेश्चन कह दे क्रेडिटेड टू कैपिटल रिजर्व तो फिर ये लेस नहीं होगा, ये मैं कहना चाहता हूं। क्योंकि हम इनडायरेक्ट मेथड से चल रहे हैं तो जो चीज P&L में गलत हुई है उसको ठीक कर रहे हैं, जो चीज P&L में हुई नहीं है उसको मैं इनडायरेक्ट मेथड में प्लस माइनस नहीं करूंगा। ठीक है सर, अब आइए सर ये P&L में गया है लॉस तो इसको ऑपरेटिंग एक्टिविटी में प्लस कर लेना। यहां पर अगर आप देखो तो मैंने लिखा हुआ है कि लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स हो या लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट हो तो ऐड कर देना, यानी जब ये P&L में होगा तब ऐड कर देना। तो सर ये क्या कैपिटल रिजर्व में भी लॉस हो सकता है? नहीं, लॉस के साथ कुछ नहीं है, वो P&L में ही जाएगा। प्रॉफिट भी P&L में ही जाना चाहिए, लेकिन एक क्वेश्चन कई बार कह देता है नहीं जी मैंने तो कैपिटल रिजर्व में डाला है, क्या करोगे? तो इसका मतलब मैं इसको इग्नोर करूंगा। और सर ये जो बैंक में जा रहा है ये आपका इनफ्लो है, ये आप अपना इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में इनफ्लो दिखाओगे। ठीक है, नोट लिख लेना। एक होता है नॉर्मल डिविडेंड। नॉर्मल डिविडेंड का मतलब है कि ये पोस्ट एक्विजिशन डिविडेंड है, ये जब भी रिसीव होगा तो ये एक आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटी में माइनस होगा और एक इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में इनफ्लो आएगा। ठीक है, ये सारी बातें हम जब क्वेश्चन करेंगे दोबारा आपको याद करवाएंगे, इसमें कोई खास बात नहीं है। अब नंबर 4, एसेट्स का अकाउंट भी हमें बनाना पड़ेगा। अब एसेट्स का अकाउंट बनाना पड़ेगा तो ये एक मेन एडजस्टमेंट हो जाती है कैश फ्लो स्टेटमेंट की। इसमें एक तो होता है सिंपल एसेट अकाउंट बना दो, इसे हम बोलते हैं नेट मेथड। नेट मेथड का मतलब है कि व्हेन नो सेपरेट प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन इज मेड। जो आप बचपन से एसेट अकाउंट पढ़ते आ रहे हो, आपको बहुत पसंद है, वो ये सिंपल वाला है। तो पहले मैं सिंपल वाले मेथड के कुछ कैश फ्लो के क्वेश्चन करवाऊंगा, फिर मैं दूसरे मेथड पे आऊंगा। दूसरे मेथड को हम नाम देते हैं ग्रॉस मेथड, और ग्रॉस मेथड में एसेट अकाउंट कॉस्ट पर बनाया जाता है और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन या फिर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट भी बनाया जाता है। तो यहां पर ये दो अलग अकाउंट बनते हैं और यहां पर सिर्फ एक फिक्स्ड एसेट्स का अकाउंट बनता है। पहला ये सिंपल है, तो मैं आपके साथ पहले ये सिंपल वाला कवर कर लेता हूं। इस पे लिख देता हूं टू बी डिस्कस्ड लेटर ऑन। ये थोड़ा सा बड़ा है, इसको बाद में डिस्कस करेंगे। सर तो एग्जाम में तो हमेशा वही वाला आता होगा, ऐसा नहीं है, ये भी आता है। और ये बिल्कुल आपके इन्वेस्टमेंट्स अकाउंट के जैसा सेम है, बस इसमें डेप्रिसिएशन की एक एक्स्ट्रा अमाउंट हम डालते हैं, बाकी ये इन्वेस्टमेंट और एसेट्स अकाउंट सेम है। तो एसेट है तो यहां लिखूंगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये ओपनिंग। यहां लिखूंगा बाय बैलेंस कैरिड डाउन, क्लोजिंग। यहां लिखूंगा बाय डेप्रिसिएशन। यहां लिखूंगा बाय बैंक अगर आपने सेल किया होगा। यहां लिखूंगा बाय P&L अगर आपको एसेट को सेल करने में लॉस हुआ था। यहां लिखूंगा टू बैंक
जब आप परचेज करोगे। कभी कभी हम इक्विटी शेयर्स दे करके भी परचेज कर सकते हैं। यहां लिखूंगा टू P&L प्रॉफिट ऑन सेल, ये मैक्सिमम ट्रांजैक्शंस हैं। ओके, इसमें मैं आपको बता दूं, जब मैं बनाऊंगा इसको, आज बना के दिखाऊंगा, तो इसमें कोई कैश फ्लो नहीं है, इसमें कोई कैश फ्लो नहीं है। अगर ये बैंक के थ्रू हमने परचेज किया है तो ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में माइनस है। अगर हमने इक्विटी शेयर दे के इसको परचेज किया है तो कोई कैश फ्लो नहीं है। ये प्रॉफिट है तो ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी में जाके माइनस होगा। डेप्रिसिएशन है तो ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी में प्लस होगा। ये हमारा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में इनफ्लो आएगा और ये हमारा ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आएगा। जब आपका फॉर्मेट माइंड में सेट हो जाएगा तो ये मैं क्यों लिख रहा हूं प्लस OA प्लस IA, ये आपके माइंड के साथ कनेक्ट होना शुरू हो जाएगा। इसमें समस्या सिर्फ एक ही है, ये इतना आसान होता है। समस्या सिर्फ एक ही है कि सर डेप्रिसिएशन का अमाउंट अगर कैलकुलेट करना हो तो कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। यही कुछ जगहों पर दिक्कत आती है, और वो दिक्कत इसलिए नहीं होती कि आपकी कंसेप्चुअल दिक्कत है, ये एग्जाम के क्वेश्चन की क्लैरिटी ना होने की वजह से दिक्कत आती है। अदरवाइज ये इतना आसान है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक, अब सर सारी की सारी बातें आप इन्हीं में करते रहोगे तो कुछ क्वेश्चन करवा दो तो हमारे माइंड में ये चीजें सेट हो जाएं। आइए जी, मैं आपको क्वेश्चन करवाता हूं। आइए, तो ये तो हमारे फॉर्मेट्स हैं, धीरे धीरे आप इन फॉर्मेट को समझना पढ़ना सब सीख जाओगे। रही बात क्वेश्चन की, तो मैंने आपको लास्ट क्लास में 2 सिंपल क्वेश्चन करवा दिए थे, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2। सर क्वेश्चन नंबर 2 आप कह रहे हो आसान सा क्वेश्चन था, एग्जाम में आया था। बेटे मैं क्या कहूं, क्वेश्चन नंबर 2 इतना आसान था, एग्जाम में कैसे आया मुझे विश्वास नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 3 भी इतना आसान है कि कहने की बात नहीं है। तो मैंने 1-2 क्वेश्चन इजी रखे हैं सो दैट कैश फ्लो का इनडायरेक्ट मेथड आपके माइंड में सेट हो पाए। फिर धीरे धीरे मैं एडजस्टमेंट्स को बढ़ाता हुआ चलूंगा। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इसका मतलब आप ये मत समझना कि सर इतने इजी क्वेश्चन कर रहे हो। बेटे एग्जाम का क्वेश्चन है और मैंने अभी चैप्टर स्टार्ट किया है, कंसेप्ट बिल्डिंग हो रही है, तो इसलिए मैंने रख लिया। फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स रिलेटिंग टू GM लिमिटेड प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट अकॉर्डिंग टू AS3। वो कह रहे गगन शेयर कैपिटल है, रिजर्व है, सरप्लस है, डिबेंचर्स है, प्रोविजन फॉर टैक्स है और क्रेडिटर्स है। मैंने कहा लो जी, पहले ही आपसे कहा था। एक तो वो पेट है कि भैया प्रोविजन फॉर टैक्स तो पूछना ही पूछना है। दूसरा प्लांट एंड मशीनरी है, लैंड एंड बिल्डिंग है, इन्वेस्टमेंट है, डेटर्स है, स्टॉक है, कैश और बैंक है। यानी यहां पर एसेट का अकाउंट है लेकिन डेप्रिसिएशन कहीं नहीं दिखाई दे रहा, बैलेंस शीट के अंदर डेप्रिसिएशन कहीं नहीं दिखाई दे रहा। तो ये हमारा सिंपल वाला एसेट अकाउंट है। ओह सर कितनी खुशी होती है, सिंपल है। फिर लिखा है कि डेप्रिसिएशन गगन निकालना 25% ऑन ओपनिंग वैल्यू ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। अब ये लिख रहा है कि ओपनिंग वैल्यू पे निकालना। अगर ये ना लिखता तो मैं क्लोजिंग वैल्यू पे निकाला करूंगा, बस यही दिक्कत है। अब कोई मुझसे पूछेगा सर क्लोजिंग पे क्यों निकाला, तो यही दिक्कत है कि उसने क्लैरिटी से डेट नहीं दी होती, तब हमें दिक्कत आती है। खैर यहां दिक्कत है नहीं, जबरदस्ती क्यों डरना। 25% ओपनिंग वैल्यू ऑफ प्लांट एंड मशीनरी पे डेप्रिसिएशन लगा देना। ड्यूरिंग द ईयर 1 मशीन कॉस्टिंग 50,000 WDV 20,000 सोल्ड फॉर 35,000। कह रहे हमने एक मशीन सेल की थी जिसकी कॉस्ट थी 50,000। तो कायदे से तो बेटे इसको ये कॉस्ट यहां पर हमें देनी ही नहीं चाहिए, हमें देनी ही नहीं चाहिए, मगर वो हमें कंफ्यूज करने के लिए दे रहा है। कॉस्ट की जरूरत कब होती है, जब हमारा मेथड दूसरा वाला चलेगा, ग्रॉस मेथड, तब जरूरत पड़ेगी। अभी कोई जरूरत नहीं है। अभी तो मतलब यह है कि 20,000 की मशीन आपने 35,000 में सेल की, तो बताओ मतलब समझ में आ रहा है, 15,000 का आपको प्रॉफिट हुआ है। इनकम टैक्स आपने पे किया है 50,000 का, इसका मतलब प्रोविजन फॉर टैक्स आपको ढूंढना पड़ेगा।
कह रहे बिल्डिंग अभी कंस्ट्रक्शन में चल रही है, इसे बोलते हैं कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, वॉज नॉट सब्जेक्ट टू एनी डेप्रिसिएशन। कह रहे गगन बिल्डिंग अभी बनी नहीं, डेप्रिसिएशन कैसे लग जाएगा? ठीक है, बताइए। इससे आसान क्वेश्चन नहीं हो सकता, और ये हमारे एग्जाम में आया हुआ है। बस इससे बेहतर किस्मत किसी की हो नहीं सकती कि इतना इजी क्वेश्चन आ जाए। आइए जी बनाना शुरू करते हैं। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि मैंने स्टार्टिंग में इजी क्वेश्चन रखा है, सो दैट आप सब अपने माइंड में कैश फ्लो स्टेटमेंट को सेट कर सको। ठीक है ना? आगे चल के भी क्वेश्चन आसान ही रहेंगे, कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन इसमें होते ही नहीं है। अच्छा, ये मैंने आपको बता दिया था ना कि कैश फ्लो स्टेटमेंट का क्वेश्चन एग्जाम में हमेशा हमेशा आता ही आता है। शुरू हो जाइए। मेरे से आगे चलना चाहे तो मुझे कोई एतराज नहीं है। नंबर 1, कैश फ्लो फ्रॉम, मैं भूल गया, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। प्यार से इसे CFOA लिख देता हूं। ठीक है? कुछ लोग CFFOA लिखना चाहते हैं, तो जो मर्जी लिखो, कोई बात नहीं। सबसे पहले मैं लूंगा नेट प्रॉफिट। काश सर, काश P&L दिया होता तो सीधा उठा लेता। मैंने कहा जी मैंने तो रट लिया, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग किया करूंगा, चाहे वो P&L दे चाहे ना दे, मैं तो ऐसे ही चलूंगा। आइए जी, सबसे पहले ईयर को आप ध्यान से देख लेना। एग्जाम में ईयर्स कैश फ्लो स्टेटमेंट में सबसे पहला ध्यान ईयर के ऊपर रखना होता है। कौन सा ओपनिंग है और कौन सा क्लोजिंग है, ये ओपनिंग है और ये क्लोजिंग है, ध्यान से देखना। ठीक है? तो हमारा रिजर्व एंड सरप्लस, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, नहीं 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 सर, गलत फिगर पकड़ रहे हो आप। ये वाला, ये लीजिए, 3 लाख माइनस 160, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, यानी ये था 3 लाख और ये था 160। या आप लिखो ना लिखो उससे कोई मतलब नहीं है, मैं यहां सीधा भी लिख सकता हूं कि सर ये हो जाएगा 1,40,000। मैंने वर्बली कर लिया। एग्जाम में आप कैलकुलेटर चलाते हो तो अपनी कैलकुलेशन जरूर ठीक रखना। ठीक है? लीजिए, तो सर ये सरप्लस हमने ले लिया। अब क्या करना है? अब क्योंकि मुझे P&L नहीं दिया, तो मुझे P&L यानी प्रॉफिट बिफोर टैक्स तक पहुंचने से पहले लेना है एड ट्रांसफर टू रिजर्व। ट्रांसफर टू रिजर्व, और कौन सा ट्रांसफर लेना है? जो रिजर्व मैंने P&L से ट्रांसफर करके बनाए हैं। आइए जी, सर हमारा रिजर्व पहले था 1,50,000, अब हो गया 2 लाख, तो ये 50,000 का रिजर्व कैसे बढ़ा? सोच के बताओ, ये रिजर्व कैसे बढ़ा? सर ये रिजर्व बढ़ा होगा जब मैंने P&L से इसमें ट्रांसफर किया होगा, तो दैट मीन्स ये हमारा P&L से बना हुआ रिजर्व है। क्वेश्चन साइलेंट है, तो रिजर्व P&L से बना है, तो मैं यहां ले लूंगा 50,000। तो बेसिकली ये हमारा जनरल रिजर्व है और मैंने क्लोजिंग माइनस ओपनिंग लिया है। ठीक है सर, उसके बाद हम इसमें ऐड करते थे डिविडेंड। इंटरिम डिविडेंड हो, फाइनल डिविडेंड हो, वो ऐड कर लेंगे। अगर प्रपोज डिविडेंड है तो लास्ट ईयर वाला जो प्रपोज डिविडेंड वो बताएगा, वो ऐड करूंगा। तो सर इस क्वेश्चन में डिविडेंड कहीं पर भी नहीं है। इसके बाद मैं इसमें ऐड करूंगा प्रोविजन फॉर टैक्स। और सर प्रोविजन फॉर टैक्स के लिए हम उसका अकाउंट बनाएंगे, बिना अकाउंट बनाए बात नहीं बनेगी। मेरे पास पेज में ऑप्शन होता है बढ़ाने का, तो आप एक पेज छोड़ करके नेक्स्ट पेज में बनाना। यहां लिखेंगे आप वर्किंग नोट्स, और वर्किंग नोट्स में सबसे पहला मैं बनाने जा रहा हूं प्रोविजन फॉर टैक्स। यहां लिखूंगा बैलेंस ब्रॉट डाउन। एग्जाम में प्रॉपरली बनाना, प्रैक्टिस करते हुए थोड़ा बहुत शॉर्टकट चल सकता है। बैलेंस कैरी डाउन।
प्रोविजन फॉर टैक्स का ओपनिंग बैलेंस था मेरे पास 70,000 और क्लोजिंग बैलेंस था मेरे पास 1 लाख। यहां पर आता है बाय पी एंड एल, इसे बोलते हैं प्रोविजन मेड, या इसे हम बोलते हैं टैक्स प्रोवाइडेड। कभी गलती मत कर देना, टैक्स प्रोवाइडेड भी यही होता है। और यहां पर आता है टू बैंक टैक्स पेड। क्वेश्चन में देखें तो हमें पॉइंट नंबर 3 में लिखा हुआ है टैक्स पेड था 50,000। ओ, टैक्स पेड था 50,000। अब बैलेंसिंग फिगर कैसे ढूंढी जाती है? जिस साइड की फिगर पूरी हो गई उसको टोटल कर देते हैं। 150, 150, 80,000 और ये बन गई मेरी बैलेंसिंग फिगर। अब बताओ इसमें से यहां पर क्या जोड़ते हैं? प्रोविजन फॉर टैक्स मेड वाली फिगर जोड़ते हैं। कितनी थी? 80। यस 80, यहां पर ऐड कर दो तो 140 प्लस 50 190, 190 प्लस 80 2,70,000। इसका नाम हो गया प्रॉफिट बिफोर टैक्स 270। अगर मुझे ढंग से पी एंड एल स्टेटमेंट दियो तो ये फिगर मुझे पी एंड एल से मिल जाता है। अब ये मुझे ये पार्ट क्यों बनाना पड़ रहा है ये मैंने आपको कई बार क्लियर कर दिया। अब सर हमारा इनडायरेक्ट मेथड है। इनडायरेक्ट मेथड कहता है पी एंड एल में अगर आपने कोई नॉन कैश आइटम डेबिट की थी तो उसे प्लस कर दो। अगर आपके पी एंड एल में कोई नॉन कैश आइटम, कोई नॉन कैश खर्चा था उसे प्लस कर दो। या फिर आपके पी एंड एल में डेबिट में अगर कोई नॉन ऑपरेटिंग आइटम थी तो उसको भी प्लस कर दो। ये तो हुआ कंसेप्ट, मगर मैंने याद कर रखा है, कुछ बातों को तो मैंने याद कर रखा है, जिसमें सबसे पहली चीज है डेप्रीसिएशन। सबसे पहली चीज डेप्रीसिएशन। पॉइंट नंबर 4 कह रहा है कि गगन लैंड एंड बिल्डिंग में डेप्रीसिएशन नहीं है, तो इसका तो डेप्रीसिएशन नहीं निकलेगा, लेकिन इसका तो निकलेगा प्लांट एंड मशीनरी का। तो मैं प्लांट एंड मशीनरी का अकाउंट बनाता हूं। हालांकि हम कुछ बातें वर्बली भी कर सकते हैं, लेकिन अकाउंट बनाना एक अच्छी प्रैक्टिस है, हमें बनाते हुए चलना चाहिए। प्लांट एंड मशीनरी, सॉरी सॉरी, यहां आएगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। मैंने बार बार कहा है कि प्रैक्टिस करते हुए कुछ शॉर्टकट चलते हैं। एग्जाम में बनाओगे तो प्रॉपर पर्टिकुलर्स वगैरह लिख देना, ठीक है। प्लांट एंड मशीनरी का ओपनिंग बैलेंस 5 लाख, क्लोजिंग बैलेंस 7 लाख। कहता है डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 25% वॉज चार्ज ऑन द ओपनिंग वैल्यू ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। कहता है आपने ओपनिंग वैल्यू के ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज कर देना है। तो ये कितना हो गया? 1,25,000। अब यहां पर कुछ बच्चों के मन में कंफ्यूजन आ सकती है कि सर हमारा सेल भी तो हुआ है, सेल वाले को लेस कर दो। लेकिन जितना हो सके, जैसे एग्जामिनर कह रहा है वैसे चल लो। उसने कहा ओपनिंग वैल्यू पे 25% लगा दो, तो मैंने ओपनिंग पे 25 लगा दिया। अगर कोई बच्चा ज्यादा इंटेलिजेंट होगा तो उसके माइंड में डाउट आएगा कि सर सेल वाला माइनस करके फिर लगाना चाहिए, तो वो गलत नहीं है। पर यहां समझना पड़ेगा कि बेटे जब आप क्वेश्चन बनाते हैं तो जितना आपको लग रहा हो कि भाई एग्जामिनर सीधी सीधी बात कह रहा है तो सीधी सीधी बात कर लेना। पहले मैंने डेप्रिसिएशन चार्ज किया और फिर मैंने सेकंड पॉइंट को पकड़ा। सेकंड पॉइंट कह रहा है कि गगन ड्यूरिंग द ईयर वन ओल्ड मशीन जिसकी WDV थी 20,000, वो मैंने 35,000 की सेल कर दी। तो मैंने यहां लिखा बाय बैंक सेल 35,000 और यहां मैंने लिखा टू P&L प्रॉफिट ऑन सेल 15,000। ठीक है। अब ये दोनों साइड बराबर नहीं आएंगी, इसमें कहीं ना कहीं डिफरेंस आएगा। अब वो डिफरेंस क्यों आएगा? क्वेश्चन में डेप्रिसिएशन दिया, सेल दिया, इसका मतलब परचेज क्वेश्चन ने मिसिंग की है। ये मेरी बैलेंसिंग फिगर निकलेगी
जो कि मेरी परचेज बन जाएगी। तो पहले मैं क्रेडिट साइड का टोटल लेता हूं। 125 प्लस 35 कितना हो गया? 160। ये हो गया 8,60,000। ये हो गया 8,60,000 और माइनस ये, तो ये हमारी बैलेंसिंग फिगर हो गई 3,45,000। ठीक है। अगेन मैंने यहां पर वर्बली सब कुछ कर दिया है, हो सकता है मेरे पार्ट पे मिस्टेक हो जाए, तो आप एग्जाम में अगर अपनी कैलकुलेशन पर कॉन्फिडेंट हैं तो आप इस तरीके से करना, ऐसे टाइम बचता है, अदरवाइज आप कैलकुलेटर करना। और मैं कहूंगा कि अपनी कैलकुलेशन को फास्ट कीजिए। अब सर कैश फ्लो स्टेटमेंट में क्या क्या आएगा? यहां कोई कैश फ्लो नहीं है, यहां कोई कैश फ्लो नहीं है, लेकिन डेप्रिसिएशन क्योंकि P&L के रूट से होके गया है इसलिए ये एडजस्ट करना पड़ेगा। प्रॉफिट ऑन सेल ये भी P&L के रूट से होके गया है तो हमें एडजस्ट करना पड़ेगा। सर ये दोनों नॉन कैश आइटम है तो रिवर्स करनी पड़ती हैं, तो यानी यहां पर डेप्रिसिएशन ऐड कर दो। डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी 125। लैंड एंड बिल्डिंग पे क्योंकि अभी बन रही है तो आपको डेप्रिसिएशन लगाना नहीं है। इसके सिवाय हो सकता था कोई गुडविल रिटर्न ऑफ होती, कोई भी प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ होता, वो हो सकता था। कोई अगर लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स होता, इन्वेस्टमेंट्स होता, वो भी आ सकता था, दिया नहीं है। ठीक है। प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स हो, डिबेंचर्स हो, वो आ सकता था। आप ऊपर भी दिखा सकते थे, नीचे भी दिखा सकते थे, कहीं भी चलेगा। लेस नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स, कोई इंटरेस्ट रिसीव हुआ हो, कोई डिविडेंड रिसीव हुआ हो, कोई रेंट रिसीव्ड हुआ हो, तो वो माइनस कर दिया जाता है। ठीक है। अच्छा, क्यों माइनस कर दिया? क्योंकि P&L में ये इनकम ऐड हो रखी है और ये हमारी नॉन ऑपरेटिंग है, हमने यहां से हटा के कहीं और दिखानी है। उसके बाद यहां पर प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, तो ये 15,000 का जो प्रॉफिट है ये भी आपको यहां से माइनस करना है। तो आप ब्रैकेट लगा सकते हो यहां पर, या यहां लेस लिख सकते हो, जैसे आपको ठीक लगे। इसे हम नाम देते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। तो 2,70,000 प्लस 1,25,000 और माइनस 15,000, ये हो गया हमारे पास 3,80,000। और यहां पर मैं बना लेता हूं स्पेस। अब यहां पर चाहे तो आप ऐड लेस, पहले ऐड वाले कर लो फिर लेस वाले कर लो। ऐड कब होता है? जब हमारी करंट लायबिलिटीज इंक्रीज हो और जब हमारे करंट एसेट डिक्रीज हो तो हमारा कैश आता है, इनफ्लो होता है। चेक करते हैं कि क्रेडिटर्स के साथ में क्या हो रहा है। सर क्रेडिटर्स थे पहले 8,20,000, अब हो गए 7 लाख, तो ये तो कम हो गए, लायबिलिटी कम हो गई, कैश चला गया। ये लेस की आइटम है, बाद में देखते हैं। उसके बाद डेटर्स हमारे 7 लाख से 5 लाख हो गए। सर ये हमारे कम हो गए, इसका मतलब कैश आया है। तो यहां लिखूंगा डिक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल्स, या इसका ऑल्टरनेटिव सिंपल नेम है डेटर्स। ये कैश आया है, प्लस कर दो। उसके बाद स्टॉक तो सर इंक्रीज हो गया, तो वो लेस की आइटम हो गई। ठीक है। तो यहां लिखूंगा लेस डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी और इंक्रीज इन करंट एसेट। एग्जाम में एरो मत लगाना, इंक्रीज डिक्रीज प्रॉपर लिखना। क्रेडिटर्स डिक्रीज हो गई, डिक्रीज इन सन्ड्री क्रेडिटर्स 1,20,000। ठीक है। मैंने यहां ऑलरेडी लेस लिख रखा है।
तो इसका ट्रीटमेंट हो चुका है, इसका भी ट्रीटमेंट हो चुका है, डेटर्स का ट्रीटमेंट हो चुका है, स्टॉक 2 लाख से 4 लाख। इसे नाम देंगे कैश जनरेटेड बिफोर टैक्स। या आप इसको ऐसे दो, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस। 3,80,000 में प्लस कर देंगे 2 लाख और माइनस कर देंगे 3,20,000, तो ये आ जाएगा 2,60,000। और फिर यहां से लेस टैक्स पेड। टैक्स पेड था मेरे ख्याल से 50,000, तो यहां पर आ जाएगा नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज पॉजिटिव 210। बताइए जी, यहां तक बात समझ में आ गई? आगे बढ़ते हैं और फिर बताइए अगला सेकंड पार्ट, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। यानी यहां पर आपको समझने के लिए बता रहा हूं कि मुझे अपने नॉन करंट एसेट्स और इन्वेस्टमेंट्स, इन दोनों के कैश फ्लोज मुझे यहां पर दिखाने हैं। तो पहले प्लांट एंड मशीनरी, मैंने इसका अकाउंट बना लिया, तो अकाउंट में ढूंढता हूं। बताइए जी, प्लांट एंड मशीनरी के अकाउंट में हम देखते हैं, एक तो हमने सेल किया है और एक हमने परचेज किया है। सेल ऑफ प्लांट 35,000, परचेज ऑफ प्लांट 345। परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी नेगेटिव 345 और सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी पॉजिटिव 35। लैंड एंड बिल्डिंग, सर लैंड एंड बिल्डिंग का आपने अकाउंट बनाया नहीं है। वो कहते हैं लैंड एंड बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में चल रही है, डेप्रिसिएशन लगना नहीं है। तो आप अकाउंट बनाना चाहें बना ले, और यहां से पढ़ के समझना चाहें तो पढ़ ले। अभी बिल्डिंग बन रही है, बनते बनते 4 लाख से 6 लाख पहुंच गई, यानी 2 लाख रुपए का आपने बिल्डिंग के ऊपर खर्चा किया है। तो यहां लिखेंगे बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन। अभी 2 लाख रुपए इस पे और खर्चा किया गया है, आउटफ्लो किया गया है। इन्वेस्टमेंट्स पहले नील थी, अब 1 लाख हो गई, तो यहां लिखूंगा परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। ये कितनी? 1 लाख। सर और यहां पर क्या आ सकता था? अगर कोई डिविडेंड रिसीव हो जाता इन्वेस्टमेंट पे, डिविडेंड होता, रेंट होता, इंटरेस्ट होता, कुछ भी रिसीव हो जाता, वो मैं यहां लिख सकता था। मुझे दिया हुआ नहीं है, ठीक है। अब यहां लिखूंगा क्या? नेट कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। आओ जी, 345 का परचेज था, 35 का सेल था, तो हो गया 310, और ये कितना हो गया? 3 लाख, यानी ये टोटल हो गया 6,10,000। यानी इन्वेस्टमेंट में हमने 6,10,000 रुपए खर्च किए, बिजनेस एक्सपेंशन की ओर है। ठीक बात है, कोई बात नहीं। अब तीसरा पार्ट करेंगे। तीसरा पार्ट होगा कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग
एक्टिविटीज। तो सर ये भी ट्रीट हो चुका है, ये भी ट्रीट हो चुका है, ये भी हो चुका है, ये हो चुका है। अब फाइनेंशियल एक्टिविटीज मतलब शेयर कैपिटल और डिबेंचर्स की बातें होंगी। यहां साफ साफ पता चल रहा है कि मेरी कैपिटल 8 लाख से बढ़ के 10 लाख हो गई। तो क्या अकाउंट बनाऊं या सीधा ही मान लूं कि 2 लाख रुपए की शेयर आपने इशू किए हैं? यहां लिख देता हूं, इशू ऑफ न्यू कैपिटल। तो बेसिकली हम हर एक चीज का ना इंटरप्रिटेशन निकालते हैं, कई बार देख के पता लग जाता है, और अगर देख के पता नहीं चल रहा तो अकाउंट बनाइए। अकाउंट बनाने की जरूरत तब पड़ती है जब हमें उसका एडिशनल इंफॉर्मेशन दिया हुआ हो। डिबेंचर्स की बात करते हैं, सर पहले नहीं थे, अब 2 लाख के डिबेंचर्स हैं, इसका मतलब इशू ऑफ डिबेंचर्स भी हैं। तो इससे भी हमारा कैश पॉजिटिव आया होगा। सर अब डिबेंचर्स का कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया नहीं है, क्या करें? डिविडेंड के बारे में कुछ दिया नहीं है, तो छोड़ दीजिए। तो आप इसे सीधा लिखिए, नेट कैश फ्लो, क्योंकि पॉजिटिव आ रहा है, फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज 4 लाख। अब चेक कीजिए, ओ बताइए जी, नेट इंक्रीज डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट नील, एड ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। चेक करते हैं, कैश इन हैंड का ओपनिंग बैलेंस कितना था? 2 लाख, तो ये 2 लाख हो गया। और यहां लिखते हैं क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 2 लाख, सब कुछ मैच हो गया। ठीक है, तो ये हमने आपके साथ सिंपल सिंपल क्वेश्चन कर लिए हैं। हालांकि मेरा मन था कि मैं क्वेश्चन नंबर 4 भी आपके साथ आज ही कर लूं, लेकिन ऑलरेडी टाइम ओवर हो रहा है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में आपके साथ क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। तो बेसिक बातें हमने कर ली हैं, फॉर्मेट्स को रिवाइज कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्लास से हम थोड़ा थोड़ा अब गहराई में जाएंगे और क्वेश्चन थोड़े से लेंदी होते जाएंगे। अब ये सब एग्जाम क्वेश्चंस हैं। स्टूडेंट मुझे कहता है कि गगन सर आप इजी क्वेश्चन करवाते हो, हमारे पास पीसी तुलसियान सर की बुक है उसमें डिफिकल्ट है। तो बेटे एग्जाम लेवल में तो इसी तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, बट मैं धीरे धीरे आपको हायर एडजस्टमेंट्स और डिटेल की तरफ लेके जाऊंगा। इतना डिटेल में ले जाऊंगा कि आप सीए वाले क्वेश्चंस भी कर पाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। टाटा बाय बाय, सी यू।